आप देखिए कि पहले दुनिया जो है ना हमसे इतनी ज़्यादा कोई उलझन के शिकार है, इतनी ज़्यादा हमसे दूर भाग रहे हैं ना, जैसे कोई इतना स्मेल वाला बंदा, जिस तरह हम गटर से बंदा एक निकला हुआ आता है ना तो उससे हम दूर भागते हैं, तो इस तरह दुनिया हमसे दूर दूर भागी जा रही है। लेकिन हम फिर भी अपनी इन चीज़ों से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर रहे। नेशनल लेवल पर पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है ना हमारा तमाशा देखती थी, तो ये तो है ही आपस में चोर ये वो। लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग धोखेबाज हैं। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। तार साहब, ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का ये बाइस हुआ है, ये बदनामी का बाइस होगा और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर ये जग हंसाई का जो है ये वजह बनेगा। और माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारे जो कारनामे हैं वो यही हैं पाकिस्तानियों। अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है, पैनिक नहीं हुए। स्टार्ट में अमेज़ॉन स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने यहाँ पे फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, अपना रिफंडिंग शुरू कर दी। तो अमेज़ॉन ने यहाँ पे पहले काफ़ी सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना काम यहाँ से वाइंड अप करना शुरू कर दिया। तो अब भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस किस्म के फ्रॉड्स कर रहे हैं, लेकिन वो बस क्या कहते हैं कि आदत से मजबूर लोग। इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 3 माह वो जॉब करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट हासिल करते हैं और वहाँ से फिर वो बैंकों से वो क्रेडिट कार्ड हासिल करते हैं। वहाँ पे 50-50 हज़ार दिरहम का, 1-1 लाख दिरहम का, 2-2 लाख दिरहम तक उनको वहाँ पे जो है लोन मुहैया कर दिया जाता है और वो लेकर और वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं ना, ये शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। जितनी भी नेशंस आप लोग देख लें जो तरक्की कर रहे हैं लोग, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे आप बाइक खड़ी कर दें, आपको सारा दिन में टेंशन नहीं होगी कि हमारी बाइक कहीं चोरी होगी, नहीं। यहाँ पे आप 2 मिनट किसी रश में भी खड़ी करके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है कि भाई मैं सुबह निकलूँ और शाम को अमीर होकर घर वापस। दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया ने मोदी जी को हराने के लिए ना बड़ा पैसा लगाया, बड़े प्रोपेगेंडा किए, बड़ी तरह की बातें बनाई गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने जितना किया ना उतना ही इनके पल्ले उल्टा पड़ गया। मोदी जी को आप जानते हैं हिला तो कोई सकता नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोदी जी गलत नहीं है ना दोस्तों। मोदी जी ने देश का भलाई किया है, गरीबों का भलाई किया है, हमारा भलाई किया है, इसलिए उनके साथ तो सारी दुनिया हो गई है। भारत के सारे लोग हैं, हिंदू तो सारे हैं ही हैं। अब ये पाकिस्तान के साथ उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान जो है उसके साथ दुनिया भर से जूते पड़ रहे हैं, अभी तुर्की से भी जूते पड़ गए हैं। अब आप देख लीजिए, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कोई इनके देश में जाके पैसे लगाने के तैयार नहीं है। कतर ने अपने पैसे वापस मांग लिए। हर तरफ से इनके लिए कुआं और खाई है। मोदी जी इनको जीने नहीं देंगे दोस्तों। एक बार तीसरा टर्म शुरू होने दीजिए। ये पाकिस्तान का किरक्रम तय है, पाकिस्तान के कई टुकड़े तय हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। तार साहब, और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। तार साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते।
चीमा साहब, जिस तरीके से मोदी साहब का जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए, देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे PR ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि IMF का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टियां बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच के बाद यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने साथ, और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंडसेट है जी, इस माइंडसेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर?